हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सभी को डीआरएस बायोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि कक्षा 12 जीव विज्ञान हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो जीव विज्ञान जो हम लोगों का होगा वो एनसीईआरटी पैटर्न पर होगा। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी, एनसीईआरटी बुक पढ़ाया जाएगा आपको, और माध्यम जो होगा वो हिंदी होगा। दोस्तों, हम लोग पहला लेसन पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। दोस्तों, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन भाग 2, यानी कि हम लोग भाग 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का भाग 1 हम लोगों ने पढ़ लिया, और आज हम भाग 2 में पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से, इस लेसन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस प्रश्न को हम एक एक करके हम यहां पे आप लोगों को पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेपर आपका एकदम नजदीक आ चुका है। पेपर जो है आप लोगों का 24 फरवरी 2025 को स्टार्ट है। तो 24 फरवरी से आप लोगों का पेपर शुरू है भैया। तो इसलिए आप लोग एकदम से जुट जाइए पढ़ने में, सारा काम छोड़ दीजिए, कम खाइए पर आप 1-2 घंटा ज्यादा पढ़िए, ताकि आप जो है एक अच्छे रिजल्ट को, एक अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सके। और अच्छे मार्क और रिजल्ट को दिलाने के लिए ही डीआरएस बायोलॉजी चैनल आप सभी छात्रों को, आप सभी बच्चों के लिए हम हर लेसन से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, उनको आपको यहां पे भली भांति रूप से, अच्छे रूप से समझाया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप सबके सामने ये देखो लिखा गया है, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन कीजिए यानी कहा गया है चित्र सहित एक आवृत बीजी बीजांड का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2006 में पूछा जा चुका है, 7 में भी पूछा जा चुका है, 9 में भी पूछा जा चुका है, 10 में भी पूछा जा चुका है, और 15 में भी पूछा जा चुका है, 16 में भी, 17 में भी, 18 में भी, लगातार 19, 22 और 23 में यह लगातार प्रश्न पूछा जा चुका है कि आवृत बीजी बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो परीक्षा में कई बार, कई साल लगातार पूछा जा चुका है। तो इसको हम लोग एक बेहतरीन तरीके से, अच्छे से समझते हैं एक एक करके। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक बीजांड है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। इसी बीजांड को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी के नाम से जाना जाता है। गुरु बीजाणु धानी, ठीक है दोस्तों। गुरु बीजाणु धानी किसे कहते हैं, जहां पर मादा युग्मकोद्भिद की प्रक्रिया होती है, उसे ही क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी। अर्थात मादा युग्मक अंड कोशिका का जहां पे विकास होता है, उसी को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके
आपको इस पूरे बीजांड को बताते हैं। पहले तो हम लोग समझते हैं बीजांड, यानी बीजांड मतलब गुरु बीजाणु धानी। बीजांड मतलब गुरु बीजाणु धानी। यह एक फूल में अर्थात जो पादप का जो लैंगिक अंग होता है, जिसे क्या कहते हैं, फूल कहते हैं, पुष्प कहा जाता है, उसी पुष्प में एक अंडाशय होता है जो मादा का भाग है, अर्थात जायांग का एक पार्ट है, निचला उभरा हुआ भाग होता है। कौन सा दोस्तों, ये वाला। ये हो गया मादा का भाग। ये एक फ्लावर्स है दोस्तों, यह एक फ्लावर्स है। यही जो है ये पूरा का पूरा किसका पार्ट है, जायांग का। किसका दोस्तों, जायांग का ये भाग है। और इसी भाग में ये सबसे ऊपरी वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वर्तिकाग्र। दूसरा वाला भाग कहलाता है वर्तिका और तीसरा भाग कहलाता है अंडाशय। यही उभरा हुआ भाग, कौन सा, उभरा हुआ भाग, यानी कि जायांग का सबसे निचला उभरा हुआ या फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर ही, याद रखिएगा, अंडाशय के अंदर ही एक सफेद अंडाकार, ये देखिए ऐसे, ठीक है, एक सफेद अंडाकार, ठीक है, एक सफेद अंडाकार संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी या बीजांड कहा जाता है दोस्तों, या उसे क्या कहते हैं, हम बीजांड कहते हैं। बीजांड जो होता है यह अंडाशय के अंदर मृदु उतक अपरा पर निर्मित होती है। कहां पर निर्मित होती है, मृदु उतक अपरा पर क्या होती है, निर्मित होती है। और इसे हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। इस गुरु बीजाणु धानी अर्थात बीजांड के निम्नलिखित भाग होते हैं दोस्तों, जैसे कि यहां पे देखिए, बीजांड वृंत, बीजांड द्वार, नाभिका, सहायक कोशिकाएं, ये सहायक कोशिका, अंड कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये सभी के सभी किसमें होती हैं, भ्रूण कोश में होती हैं। किसमें होती हैं दोस्तों, भ्रूण कोश में होती हैं। याद रखे रहिएगा, ये सारी संरचनाएं, ये सारी की सारी कोशिकाएं, सहायक कोशिका, अंड कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक, प्रतिमुखी कोशिका, ये सभी कहां पर होती हैं, ये होती हैं भ्रूण कोश में। ठीक, और अगला भाग होता है जैसे कि बीजांड काय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बीजांड काय क्या है, बीजांड काय यह जो होता है बीजांड का शरीर वाला भाग होता है, यानी कि कहा जाता है इसे बीजांड का शरीर भी कहा जाता है। किसको, बीजांड काय को। और बीजांड काय में अत्यधिक जो होता है भोजन संचय होता है, यानी बीजांड काय ये अत्यधिक भोजन का संचय करके रखता है, और यह भी मृदुतकी कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है, मृदुतकी कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, बीजांड वृंत की बात करें तो बीजांड वृंत क्या है, बीजांड वृंत वह भाग होता है बीजांड का जिसके द्वारा यह अपरा से क्या होता है, जुड़ा होता है। और बीजांड वृंत जहां जुड़ा होता है, ये जो बीजांड वृंत है जहां पर जुड़ा होता है, यहीं पे देखो दोस्तों, ये आके यहीं पे जुड़ रहा है, जहां पर जुड़ा होता है उसे नाभिका कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिका कहते हैं। ठीक है, अब नाभिका किसे कहा जाता है, बीजांड वृंत जिस स्थान से जुड़ा होता है, जिस स्थान पर जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं, या इसी को हम लोग हाइलम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, हाइलम के नाम से भी जानते हैं, नाभिका को हम हाइलम भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये होती हैं सहायक कोशिकाएं सॉरी, एक और छूट रहा अभी, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्या है, देखिए ये बीजांड द्वार अध्यावरण के अंदर पाए जाने वाले, अर्थात अध्यावरण
में छिद्र पाए जाने वाले जो होती है संरचना को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार से ही जो पराग नलिका होती है वो अंड कोशिका तक पहुंचती है, अर्थात बीजांड द्वार के माध्यम से ही पराग नलिका कहां पर प्रवेश करती है, यहाँ पे अंड कोशिका के पास जाती है, और उसका पराग नलिका में जो उपस्थित नर युग्मक होते हैं वो नर युग्मक निकल करके अंड कोशिका से संयुग्मित होकर के क्या करते हैं, निषेचन प्रक्रिया संपूर्ण करते हैं। ठीक है, और ये है देखिए सहायक कोशिका। यहाँ पे दो कोशिकाएं दोस्तों सहायक कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं दोस्तों, दो कोशिकाएं यहाँ पे सहायक कोशिकाएं हैं। दो कोशिका, ये देखिए जो नीचे जो दो कोशिकाएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं। ऊपर जो कोशिका है एक, यह कोशिका अंड कोशिका कहलाती है। यही अंड कोशिका को हम मादा युग्मक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यही होता है फीमेल गैमेट, मादा युग्मक। ठीक है, बीच में भ्रूणकोश के बीच में यानी कि एक बड़ी कोशिका होती है जिसे क्या कहते हैं, ध्रुवी कोशिका। क्या कहते हैं, ध्रुवी कोशिका। और इस ध्रुवी कोशिका के अंदर दो ध्रुवी केंद्रक होते हैं जिन्हें पोलर न्यूक्ली कहते हैं, यानी कोशिका एक होती है और केंद्रक इसमें कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, और यह है ऊपर प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका ये निभागी कोशिका के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये निभाग की तरफ पाई जाती है। ये तीनों के तीनों जो होती है ये कौन सी कोशिका है, प्रतिमुखी कोशिका, जो निभाग की तरफ पाई जाती है। तो ये पूरा हमारा क्या था, बीजांड था। ये बीजांड की संरचना है। एक एक करके हम एक एक के बारे में आपको यहाँ लिखते चल रहे हैं वर्णन करने को, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वर्णन करने के लिए आपको हर यानी कि जो है जितने भी इसके अंग हैं, जितने भी इनके भाग हैं, सबका क्या करना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सबके बारे में। ठीक है, तो वर्णन में आप सभी को, क्योंकि ये भी एक एक नंबर का पूछ लिया जाता है, बीजांड वृंत क्या है, बीजांड द्वार क्या है, नाभिका क्या है। ठीक है, सहायक कोशिका, अंड कोशिका, ध्रुवी केंद्रक, प्रतिमुखी कोशिका, बीजांड का निभाग, ठीक है, अध्यावरण, ये सारी की सारी भ्रूणकोश जो है ये क्या है, ये सारा का सारा पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इसलिए अगर सब पढ़ लेंगे तो कोई भी इसमें से कुछ भी पूछ ले आप तुरंत क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए एक एक भाग के बारे में, बीजांड के एक एक भाग के बारे में अच्छे से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो पहला हेडिंग्स हम लोग बनाते हैं। पहला हमारा हेडिंग्स होगा इसके अंतर्गत दोस्तों, पहला होगा जैसे अगर कहा जाए तो बीजांड के बारे में आप लिख लीजिएगा, बीजांड क्या है। तो बीजांड जो होता है यह एक सफेद अंडाकार संरचना होती है। नोट करते चलिए, लिखते चलिए। बीजांड जो है यह एक सफेद अंडाकार संरचना होती है जो पुष्प के, फूल के अंडाशय के अंदर जो होता है पाई जाती है। यह मृदु तक अपरा पर निर्मित होती है। इसे ही गुरु बीजाणु धानी कहा जाता है। ठीक, तो इसके एक एक भाग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला भाग आ जाता है इसका बीजांड वृंत। बीजांड वृंत क्या है दोस्तों, ठीक है, बीजांड वृंत पहला आ जाता है। बीजांड वृंत क्या है दोस्तों, तो अभी बताया आपको बीजांड वृंत या बीजांड का वह भाग होता है, यह बीजांड का वह भाग होता है जिसके द्वारा यह अपरा से जुड़ा होता है। जिसके द्वारा यह क्या होता है, अपरा से जुड़ा होता है, उसे ही क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। और ये बीजांड वृंत जिस स्थान पर जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, नाभिका या हाइलम कहते हैं। तो चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। यह बीजांड का वह भाग होता है, जिसके
द्वारा, जिसके द्वारा यह अपरा से, यह अपरा से, अपरा से जुड़ा होता है दोस्तों, जुड़ा होता है, अपरा से जुड़ा होता है। और 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 बीजांड वृंत जहां से जुड़ा होता है, और बीजांड वृंत, वृंत जहां से जुड़ा होता है, बीजांड वृंत जहां से जुड़ा होता है, होता है, उसे उसे नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिका, या इसको हम लोग हाइलम भी कहते हैं, हाइलम कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, हो गया। क्या हो गया? बीजांड, यह बीजांड का वह भाग होता है जिसके द्वारा यह अपरा से जुड़ा होता है, उसी को हम तो क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत क्या है? बीजांड जो होता है, ये बीजांड वृंत जहां से जुड़ा होता है, ये देखो ना, ये बीजांड वृंत है, ये बीजांड वृंत कहां से जुड़ रही है? यहां से जुड़ रही है। तो इस स्थान को क्या कहेंगे? इस स्थान को क्या कहेंगे? इस स्थान को भैया नाभिका कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? नाभिका कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या कंप्लीट हुआ? नाभिका भी हो गया, बीजांड वृंत भी हो गया। क्या हो गया? बीजांड वृंत हो गया। तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, फिर इस बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट यानी कि भाग पर। ठीक है, तो चलिए दूसरा भाग लिखते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं अध्यावरण, इंटेगुमेंट। अध्यावरण नाम से ही पता है दोस्तों, अध्यावरण क्या? अध्यावरण यहां पे लिख दिया जाता है, अध्यावरण। नाम से पता है, अध्या मतलब आधा, वरण मतलब आवरण। जब बीजांड के आधे ही भाग पर आवरण हो, किसको छोड़ करके? बीजांड द्वार को छोड़ करके। जब कोई आवरण बीजांड को चारों ओर से घेरती है, उसे ही क्या कहते हैं? अध्यावरण। तो चलो आओ ध्यान दो, इधर दिखाते हैं अध्यावरण को। ये देखिए, ये वाला जो भाग है, जो ब्लू वाला भाग है, ये यहाँ पे है, ये भाग यहाँ पे है, और ये वाला देखिएगा, ये भी भाग यहीं पे है। ये आधा सिर्फ कवर्ड कर रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ भी ओपन हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण जो होता है, ये द्विस्तरीय होता है, अर्थात बीजांड के चारों ओर दो स्तर पाए जाते हैं, जिसे बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ब्लू लाइन है दोस्तों, ये ब्लू लाइन, ये क्या है? ये अंतः अध्यावरण है। और जो ये ब्लैक वाली है, ये क्या है? ये बाह्य अध्यावरण है। देखिए, अध्यावरण का मुख्य रोल क्या होता है? अध्यावरण का मुख्य काम क्या होता है? अध्यावरण जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, बीजांड के अंदर संपन्न हो जाती है, अर्थात निषेचन के पश्चात जब यानी कि ये बीजांड बीज में बदलने लगता है, क्योंकि निषेचन के बाद बीजांड ही किस में बदलता है? बीज में बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पी में आते हैं प्रश्न, कि जो बीजांड है यही क्या होता है? बीज में बदल जाता है। जो अंडाशय होता है वो फल में विकसित हो जाता है। तो भैया, ये जो बीजांड बीज में बदलता है, तो अध्यावरण निषेचन के बाद क्या करता है? बीज चोल का यानी निर्माण करता है, यानी बीज के ऊपर एक आवरण बनाता है। तो वो कौन करता है? अध्यावरण करता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, चलिए लिख लेते हैं इसको भी। यह बीजांड, यह बीजांड, ठीक है, का दो स्तरीय
यह बीजांड का दो स्तरीय भाग होता है, और इस दो भाग होता है। एक पहला बाह्य भाग को क्या कहते हैं? बाह्य अध्यावरण कहते हैं। अंतः को क्या कहते हैं? अंतः अध्यावरण कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और निषेचन के पश्चात यह बीज चोल का निर्माण करता है। तो कब? निषेचन के पश्चात ये बीज चोल का क्या करता है? निर्माण करता है। इसमें भैया, इसमें अध्यावरण में, इसमें एक छिद्र पाया जाता है, जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। इसे क्या कहा जाता है? बीजांड द्वार कहा जाता है। किसको? इसी के छिद्र को। यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये छिद्र जो है, ये भाग जो है, ये दरवाजे का भाग है, जिसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? बीजांड द्वार। और भैया सिंपल सी बात, बीजांड द्वार का विपरीत भाग, इसका विपरीत भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। तो बीजांड द्वार का ठीक विपरीत वाला भाग नाभिका कहलाता है। सॉरी, निभाग कहलाता है दोस्तों। निभाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। तो भैया क्या क्या कंप्लीट हो गया? बीजांड वृंत हो गया, बीजांड द्वार हो गया, नाभिका हो गया, कौन हुआ? निभाग भी हो गया। कौन कौन? निभाग। तो इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ ही गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले भाग की तरफ। तो अगला हमारा भाग आता है दोस्तों, अगला भाग आता है कौन? बीजांड काय। कौन भैया? बीजांड काय। ठीक है, चलिए अगला लिख लेते हैं, बीजांड काय। ठीक है, आइए चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला आता है तीसरा भाग, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजांड काय। क्योंकि बीजांड काय क्या है? यह बीजांड का, इसे ही बीजांड का शरीर कहा जाता है। याद रखो, इसे ही बीजांड का शरीर कहा जाता है। शरीर कहा जाता है। और दोस्तों ना, और यह अत्यधिक भोजन का संचय करके रखता है। भोजन का संचय करके रखता है। और यह अत्यधिक भोजन का क्या करके रखता है? संचय करके रखता है। कौन? बीजांड काय। ठीक, इतना तो जान ही गए। बीजांड काय क्या है? बीजांड काय
जो होता है बीजांड का, गुरु बीजाणुधानी का, यह एक शरीर कहा जाता है और इसमें अत्यधिक मात्रा में, यह अपने अंदर अत्यधिक मात्रा में भोजन का क्या करके रखता है, संचय करके रखता है। तो ये भी हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग, अगला पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या आता है, देखिए कौन कौन सा हो गया हम लोगों का। अब हम लोगों का हो गया है क्या क्या, निभाग भी हो गया, बीजांडकाय भी हो गया, ठीक है। अब हम लोगों का नाभिका भी हो गया, बीजांड द्वार भी हो गया, बीजांड वृंत भी पढ़ लिया हम लोग। अब हमको पढ़ना है किसको, भ्रूण कोश को, क्योंकि भ्रूण कोश में सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं, ध्रुवी केंद्रक, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो बताइए अगला है हम लोगों का भ्रूण कोश। क्या है दोस्तों, भ्रूण कोश। सिंपल सी बात है, अभी पहले भ्रूण कोश को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए ये कौन सा भाग है, यही वाला है भाग, गोल वाला भाग, जो ये कैसा होता है, अंडे के समान होता है, बीजांड के मध्य में, बीजांड के बीचों बीच ये क्या होता है, धसा होता है दोस्तों। बीजांड के बीचों बीच क्या होता है, ये धसा होता है। यह अंडाकार, ये भी क्या होती है, संरचना होती है, अंडाकार संरचना होती है, ठीक है। और इसे ही मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्यों, क्योंकि मादा का युग्मक यहीं में तो बनता है, यही तो मादा युग्मक अंडकोशिका, यहीं पर मादा युग्मकोद्भिद की क्या होती है, प्रक्रिया होती है, यानी कि इसे हम मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। और इसके अंदर दोस्तों 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। देखिए यहां बनाया जा रहा है, 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, और ये एक ही कोशिका होती है, बड़ी कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। इसी को हम लोग ध्रुवी कोशिका और ध्रुवी केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, टोटल मिला के 3 कोशिका, 3 कोशिका 6 और 1 कोशिका, ये कितनी कोशिका हो गई, 7 कोशिका। यानी कि एक भ्रूणकोश 7 कोशिकी होता है। कितना कोशिकी, 7 कोशिकी। केंद्रक कितने हैं, 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, और यहाँ पे कितने हैं, इसमें 2 ठो, 3 और 2 5 हो गए, यानी 5 केंद्रक, और ये 3 कितने हो गए, 8 केंद्रक। यानी कि एक भ्रूणकोश जो होता है 7 कोशिकीय होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। ये प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए, पूछ ले कि एक भ्रूणकोश कितना कोशिकीय और कितना केंद्रकीय होता है, तो आप लोग जो है बेहिचक आप लोग बता दीजिएगा 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। तो चलिए इसको भी क्या कर लेते हैं, हम लोग नोट कर लेते हैं यह क्या होता है। और देखिए ये 7 कोशिकाएं होती तो हैं, पर इसकी 3 कोशिकाएं बीजांड द्वारी होती हैं, अर्थात इनकी 3 कोशिका बीजांड के द्वार की तरफ होती हैं, और 3 कोशिका जो होती हैं निभागी भाग की तरफ होती है, यानी कि निभाग की तरफ, जिसे प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। और ये सारी की सारी कोशिकाएं, ये जो 6-7 कोशिका है, जो 7 कोशिका है, ये सारी की सारी, सभी की सभी भ्रूणकोश की कोशिकाएं ये जीव द्रव्य तंतु द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा, जीव द्रव्य तंतु के द्वारा जुड़ी होती है। तो सिंपल सी बात है, फटाफट क्या करते हैं, नोट करते हुए चलते हैं। भ्रूणकोश जो होता है, कौन, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश कौन सा, भ्रूणकोश बीजांड के मध्य में, बीजांड के मध्य में धसी हुई एक अंडाकार संरचना है, ठीक है। इसे ही मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। इसे ही मादा युग्मकोद्भिद
भिद कहा जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है दोस्तों, इसे ही क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद भिद कहते हैं। बड़ी सिंपल सी। इसके अंदर कितने, इसके अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाया जाता है। 8 केंद्रक पाया जाता है। कितने केंद्रक, 8 केंद्रक। हो देखिए, अभी तो बताया ना, कितना बताया ना भाई, सुनिए अभी, पीछे चलिए, पीछे जाइए, पीछे देखिए, पीछे क्या बताया कि कितने कोशिकीय होंगे, 7 कोशिकीय। कितने केंद्र की, 8 केंद्र की। कौन, ये भ्रूण कोश। इनकी 3 कोशिकाएं बीजांडद्वारी होती हैं, जिसमें से 2 कोशिकाएं सहायक कोशिका कही जाती है, ये सिर्फ हेल्प करती हैं, और 1 कोशिका को अंड कोशिका कहा जाता है, और 3 कोशिकाएं कहाँ होती हैं, निभागी भाग की तरफ होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। और इनके भ्रूण कोश के मध्य में एक बड़ी कोशिका होती है, जिसे क्या कहते हैं, ध्रुवी कोशिका कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कितनी केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक होती है। यानी कि यह जो होता है 8 केंद्रक पाया जाता है। तो 3 कोशिका निभागी भाग की तरफ होती हैं, अर्थात निभागी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका, जिसे प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, जिसे प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं दोस्तों। और 3 कोशिका बीजांड द्वारी भाग में पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिनमें से दोस्तों, जिनमें से पाई जाती है, जिनमें से 2 कोशिका को सहायक कोशिका, कौन सी, सहायक कोशिका, तथा एक कोशिका को अंड कोशिका कहा जाता है। सिंपल सी बात है। तथा भ्रूणकोश के मध्य में एक बड़ी कोशिका पाई जाती है, जिसे ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। ध्रुवीय कोशिका क्या होती है, ध्रुवीय कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। इसको ध्यान से पढ़िए, 2 केंद्रक। इसका आगे चल करके अभी डबल फर्टिलाइजेशन में, दोहरा निषेचन में ये मिलेगा आपको, ठीक है। 2 केंद्रक होते हैं,
जिसे जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ठीक है, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। यही ध्रुवीय केंद्रक नर के दूसरे युग्मक के साथ संलयित होकर के, मिल करके, जुड़ करके क्या बनाता है? प्राथमिक भ्रूण पोष बनाता है। प्राथमिक भ्रूण पोष का क्या बनाता है? केंद्रक बनाता है। ठीक है, समझ गए ना? तो इतना होता है किसका भैया? बताइए बताइए, ये होता है भ्रूणपोष। याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, भ्रूणपोष की सभी कोशिकाएं जीव द्रव्य तंतु द्वारा क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। जीव द्रव्य के तंतु द्वारा क्या होती हैं? जुड़ी होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे हम लोगों का आता है भ्रूणपोष। तो ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। देखिएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। पूरा अब तो कुछ नहीं है इसके अंतर्गत, पूरा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज और है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सरल तरीका है। ऐसे आप एक गोला बना लीजिए फट से, तुरंत इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक गोला, एक ट्रिक है भैया, याद रख लीजिए। एक गोला बनाइए और फिर इसके बाद भी यानी कि यहां से भी एक गोला फिर से इसके ऊपर से बनाइए, लेकिन उसको पूरा हम लोगों को कवर नहीं करना होता है। यहां हम पूरा कवर नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा जो निकालेंगे, हम दूसरा यहां से निकालेंगे ऐसे, इसको भी पूरा कवर नहीं करना है। सेम सी बात है, यहां से भी देखिए ऐसे निकाला गया। ये ट्रिक है, इसको रट लीजिए क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार आया है। इसको बना लीजिए। ठीक है, यहां से एक निकाला, फिर यहां से एक और हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको बनाने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ जल्दी जल्दी में, ताकि आप लोग बना लीजिए। आप अपने कॉपियों में जब बनाइएगा थोड़ा आराम से बनाइएगा, ताकि यह अच्छे से बने आप लोगों में। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे मैंने आधा बना दिया। अब इसको क्या करना है? इसको पूरा का पूरा कवर करके ले आना है ऐसे। ठीक है, इसको पूरा कवर करके लेके आना है, ऐसे लेके आना है, सीधे सीधे। हो गया, बन गया ना, तैयार हो गया। ठीक, बन गया ना ऐसे। ठीक है, इस तरीके से यह ट्रिक है। फटाफट नामकरण, बीजांड वृत्त, कौन कौन है? ये कौन है भैया? कौन है? नाभिका। ठीक है, इसके बाद इसमें 3 कोशिका बनाओ, यहाँ पे भी 3 कोशिका बनाओ, यहाँ पे 1 कोशिका बनाओ, 2 केंद्रक, 1 केंद्रक, 2 3, 1 2 3, ऐसे आप लोग इसमें क्या कर लीजिए, रख लीजिए। ये बीजांड की संरचना बन जाएगी, बनके तैयार हो जाएगी दोस्तों। और सारा नामकरण करके, और जैसे एक एक करके आपको बताया गया, वैसे एक एक करके इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और वर्णन कर लीजिए। जितने भी नंबर का रहेगा आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोगों का होगा अगला क्वेश्चन। आशा है कि आप सभी को यह सब समझ में आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्या है। चलिए, प्रश्न है प्रश्न है प्रश्न है प्रश्न है प्रश्न है प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीय निषेचन। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, द्वितीय निषेचन, इसे ही दोहरा निषेचन कहा जाता है। द्विनिषेचन या त्रिसंलयन, त्रिसंलयन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। द्विनिषेचन या
त्रिशल्यन, या हटा दो और त्रिशल्यन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? संक्षिप्त विवरण देना है, संक्षेप में इसको बताना है कि किसे कहते हैं। पहले थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं, फिर इसके बाद फटाफट इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। पहले थोड़ी सी बातें इसको समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं, यह क्या चीज है। ठीक है, द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन। पहले तो निषेचन को समझ लेते हैं। निषेचन किसे कहते हैं? ठीक है, निषेचन भैया, निषेचन उसे कहा जाता है नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक, मादा युग्मक, याद रखिए रहिएगा। नर युग्मक ये भी क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है, यानी कि अचल होता है। और मादा युग्मक भी क्या होती है? अचल होती है। यहां पे देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुग्मन होता है। संयुग्मन मतलब ये आपस में मिलते हैं, उसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के दौरान ये युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो कहा जा रहा है कि भैया दोहरा निषेचन, यानी कि दोहरा निषेचन, दो बार निषेचन हो। कैसे होगा दो बार निषेचन, ये भी देख लेते हैं। अब जो भी बच्चा हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा, भाग 1 को नहीं देखा है, उसे थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन ध्यान से अगर समझेगा वो, उसको भी पूरा का पूरा यही समझ में आ जाएगा कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। यही मैं सिर्फ बता देता हूं, आप वर्णन कर लोगे, आप ही लिख लोगे। ठीक है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? तो पहले देखिए, ये है एक, क्या यह एक है, यह एक है फ्लावर, और ये भाग है किसका? पूरा का पूरा जायांग भाग है दोस्तों। कौन सा भाग है? जायांग भाग है। तो चलिए समझते हैं। ये है कौन? ये है कौन? ये है बीजांड। कौन है? बीजांड। अभी आप लोग पढ़े तो देखिए, जब परागकण यहाँ पे आ जाता है, परागण क्रिया हो जाती है, परागकणों का अंकुरण हो जाता है, और अंकुरण के समय परागकण में यहाँ पे देखिए, ये कल आपको बनाया गया था, यह स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को कि ये नहीं याद है? यह जो है देखिए, यह क्या है? यह जो है नर युग्मक है। ये कौन सी नलिका है? पराग नलिका, नर युग्मक। कितने युग्मक है? 2 युग्मक, याद रखिए पराग नलिका में। अब ये परागकण आया, परागकण का अंकुरण हुआ, पराग नलिका बनी, पराग नलिका में कितने युग्मक? 2 युग्मक। अब ये दोनों युग्मक, ये पराग नलिका कहाँ जाएगी गति करते हुए? ये पराग नलिका जाएगी कहाँ गति करते हुए? यह पराग नलिका जाएगी गति करते हुए किसकी तरफ? बीजांड की तरफ। तो ये परागकण कितने नर युग्मक इस पराग नलिका में है? 2। कितने दोस्तों? 2 नलिका, 2 यानी कि नर युग्मक है। और बीजांड में कौन है? बीजांड में कौन है भैया? बीजांड में मादा युग्मक है। कौन है? मादा युग्मक, क्योंकि उसी में होता है भ्रूणकोश। कौन होता है? भ्रूणकोश। उसी को तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश को मादा युग्मकोद भिद कहते हैं। और मादा युग्मकोद भिद जो होता है दोस्तों, मादा युग्मकोद भिद में युग्मक का निर्माण होता है, अंडकोशिका बनती है। यही है अंडकोशिका बनी हुई है। कहाँ? बीजांड के अंदर बनी हुई है। अब इधर से ये लोग देखो आ रहे हैं, किसके थ्रू आ रहे हैं? पराग नलिका के थ्रू आ रहे हैं। पराग नलिका जो है क्या कर रही है? अब आगे गई है बीजांड में, ओपन हो गई। कहाँ पे? बीजांड में खुल गई है। अब ये धीरे धीरे गति करते आ रहा है। अब नर का जो प्रथम युग्मक है, जो पहला गैमेट है, ये मादा के अंड कोशिका से संलयनित हो जाता है।
क्या हो जाता है, उससे निषेचित हो जाता है। निषेचित होकर के क्या बनाएगा, अभी बताया, युग्मनज बनाएगा। द्विगुणित युग्मनज का क्या करेगा, निर्माण करेगा, क्योंकि ये भी युग्मक अगुणित है, मादा भी युग्मक अगुणित है। दोनों अगुणित मिलकर के क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोस्तों, ये बनाते हैं युग्मनज। कौन सा युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज। द्विगुणित क्यों हुआ, क्योंकि ये अगुणित था, ये भी युग्मक अगुणित था। जब एक यन प्लस एक यन मिल करके क्या बनाते हैं, 2n बनाते, यानी कि ये द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं, द्विगुणित। और ये क्या होता है, अगुणित, ये भी अगुणित। समझ गए। तो अब यहाँ पे नर युग्मक मादा युग्मक से संयुग्मित होकर के निषेचन करता है। इसी निषेचन को वास्तविक निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तविक निषेचन कहा जाता है। अब देखिए, नर का पहला युग्मक तो मिल गया, नर का दूसरा युग्मक कहाँ, नर का दूसरा युग्मक किसके साथ, वही, ये याद है, ये याद है, याद है सर, याद है। ये क्या है, ये है पोलर न्यूक्ली, जिसको क्या कर, ये पूरा क्या है, भ्रूण कोश, अभी पढ़ा आपने। ये देखिए, ये जो है क्या है, ये है पूरा का पूरा, जिसको बोलते हैं ध्रुवी कोशिका, जिसमें दो ठो केंद्रक होते हैं, जिसको ध्रुवी केंद्रक कहते हैं। अब नर का दूसरा युग्मक इस ध्रुवी केंद्रक के साथ जुड़ करके, मिल करके त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है। क्या करता है, त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है, 3n बना लेता है। क्या बना लेता है, 3n बना लेता है। त्रिगुणित भ्रूण कोश यानी त्रिगुणित जो होता है केंद्रक, यह किसको बनाता है, यह प्राथमिक, क्या बनाता है दोस्तों, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण करता है। अर्थात अब देखिए, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब नर का द्वितीय युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ करके त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है, त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है, तो उसी प्रक्रिया को त्रिसल्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, त्रिसल्यन कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है, त्रिसल्यन कहा जाता है। इस प्रकार बीजांड में 2 बार निषेचन होता है, अर्थात इस प्रकार दोनों नर युग्मक क्या करते हैं, निषेचन करते हैं बार बार, यानी कि संयुग्मित होते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, दोहरा निषेचन कहा जाता है। तो दोहरा निषेचन की खोज किसने किया, एसजी नवास्चिन ने। कौन, एसजी नवास्चिन, कौन भैया, एसजी नवास्चिन किए। कब किए, 1898 ईस्वी में किए। कब किए, 1898 ईस्वी में किए। किस में किए भैया, जो है फ्रीटिलेरिया तथा लिलियम नामक, लीरिया, नोट कर लीजिएगा इसको दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। किसमें दोहरा निषेचन खोजा गया, द्विनिषेचन, फ्रीटिलेरिया, लिलियम तथा लिलियम पादप में खोजा गया। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में बनने वाले ये सब प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए, इसका हम लोग इतना तो आप समझ गए कि कैसे दोहरा निषेचन होता है। तो दोहरा निषेचन ऐसे ही होता है, और याद रखिएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन दोहरा निषेचन ये किस में होता है, ये होता है किस में, ये होता है पौधों के पुष्पों में ही पाया जाता है। तो चलिए, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, नोट करते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं और
जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए, अगर आपको समझ में आएगा तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, मजा मुझे भी आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग भी ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो द्विनिषेचन किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, द्विनिषेचन आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोश में, आवृत बीजी, आवृत लिखते चलिए, आवृत बीजी पादपों, आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोश में, आवृत बीजी पादपों के, ठीक है, भ्रूण कोश, ठीक है, भ्रूण कोश में पराग, पराग नलिका से मुक्त, नलिका से मुक्त, मुक्त एक नर युग्मक, एक नर युग्मक, कितने युग्मक होते? दो ठो ना। अब यहां पे लिखा जा रहा है एक नर युग्मक अगुणित, अगुणित मादा युग्मक, मादा युग्मक से संयुग्मित होकर, मादा युग्मक से संयुग्मित होकर, से संयुग्मित होकर या संलयनित होकर, संलयनित होकर, संलयनित होकर, संलयनित होकर, होकर द्विगुणित, द्विगुणित जिसको 2n, द्विगुणित युग्मनज का, युग्मनज का निर्माण, द्विगुणित युग्मनज का क्या करती है? निर्माण करता है। द्विगुणित युग्मनज का क्या करता है? निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? वास्तविक निषेचन। अभी बताया, अभी बताया, जिसे वास्तविक, वास्तविक निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, कहते हैं, जिसे वास्तविक निषेचन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब क्या होता है? एक तो युग्मक क्या हो गया? निषेचित हो गया। अब तथा, तथा, ठीक है, कौन भैया? तथा नर का दूसरा युग्मक, नर का दूसरा युग्मक, नर का दूसरा युग्मक द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक से मिल करके त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष, ठीक है, नर का दूसरा युग्मक द्वितीय ध्रुव, द्वितीय ध्रुव केंद्रक से, केंद्रक से मिलकर, मिलकर, केंद्रक से मिलकर, ठीक है, क्या करके भैया? मिल करके, ठीक है, द्वितीय, द्वितीयक ध्रुव कह सकते हैं आप, द्वितीय कह सकते हैं, चाहे जो भी कहिए भाई, द्वितीय कहिए चाहे द्वितीय कहिए, ध्रुव केंद्रक, ठीक है, से मिल करके क्या करता है? क्या करता है भैया? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का मिलकर त्रिगुणित, याद रखे रहना, त्रिगुणित, 3n, ठीक है, त्रिगुणित, ठीक है, प्राथमिक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, निर्माण करता है, जिसे त्रिय संलयन कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे त्रिसंलयन, त्रिसंलयन कहा जाता
है, जिसे त्रिसंलयन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है जिसे त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अर्थात निषेचन 2 बार होता है, अर्थात निषेचन 2 बार होता है, तो होता है जिसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहा जाता है। ठीक, कंप्लीट, गुड, क्लियर हुआ, आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर आ गया तो कमेंट ठोको, कमेंट करो कि आ गया, लिखो, जोश के साथ लिखो, समझ में आ गया, समझ में आ गया, और पूरा समझ में आ गया तो DRS बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, जितना भी हो सके अपने दोस्त यार मित्रों सबको ये वीडियो शेयर करो ताकि सबका एक अच्छा मार्क आए। दोस्तों बताओ, DRS बायोलॉजी चैनल पे सिर्फ वही पढ़ाया जा रहा है जो परीक्षा में आने वाला है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आज जो भी जितना भी बताया गया वो आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा, पूर्णतः कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा अच्छे से इसको तैयार करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।